स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्लास 11th का सबसे फंडामेंटल और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके सारे बेसिक्स जो भी डिटेल्स हैं इसको सिंपल वर्ड्स में लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि डाल्टन के अनुसार दुनिया में जो भी मैटर हम लोग देखते हैं वो एटम से बने होते हैं। तो ये एक सबसे बेसिक चीज है। एटम में हम जानते हैं न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनके मासेस में क्या रिलेशन होता है, न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, इनमें क्या रिलेशन होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है मोल कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल्स को समझने के लिए। तो यहां पर एटम का हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया जहां पर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। और ये बाहर जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये न्यूट्रल होते हैं, ये चार्ज इन पर नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, चार्ज रहित होते हैं। प्रोटॉन्स पर प्लस ई का चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर, प्रत्येक प्रोटॉन पर प्लस ई का चार्ज होता है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई का चार्ज होता है, जहां पर ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो ये चार्ज होता है। अब बच्चों, हमने आपको ये तो बता दिया कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें हम आपको और बता दें, फिर हम लोग को आगे बढ़ना होगा। किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और ये जो एटॉमिक नंबर है इसका अपना एक सिंबल होता है, इसको डिजिग्नेट करने के लिए हम लोग कैपिटल Z का इस्तेमाल करते हैं। और आपको बता दें कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। अगर हम एटम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो बच्चों वो प्रोटॉन के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज तो हमने आपको यहां पे बता दी, एटॉमिक नंबर। अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बच्चों मास नंबर का। तो एटम से एक एटॉमिक नंबर एसोसिएटेड होता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज मास नंबर एसोसिएटेड होता है, जिसको कैपिटल ए से हम लोग डेजिग्नेट करते हैं। और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। तो किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम Np से डिनोट कर लेते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को Nn से डिनोट कर लेते हैं। इन दोनों की जो ज्वाइंट संख्या होती है इसको हम लोग मास नंबर बोलते हैं। इसको मास नंबर क्यों बोलते हैं, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है बच्चों। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ये जो मास नंबर है ये एटम के मास को बताने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसी के बराबर होती है, इसीलिए इसको मास नंबर बोलते हैं। कैसे होती है, क्यों होती है, वो सब हम इन द कोर्स ऑफ टाइम आपको बताएंगे। तो यहां पर हमने देखा, दो चीज देख चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको हम लोग मास नंबर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए। तो यहां पर एक बात और आपको बता दें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स।
तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन शॉर्ट अगर आप बोलें तो वो भी मास नंबर के बराबर होता है। तो यहां से बच्चों अगर आपको सिंपली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा जाए किसी भी एटम में कितने होंगे, तो ये हो जाएगा मास नंबर माइनस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और आप जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप बोलते हैं Z। तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आता है A माइनस Z। तो यहां से अगर हम लोग रिकैपिचुलेट करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है कैपिटल Z, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है तो वो भी हो गया कैपिटल Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया कैपिटल A माइनस कैपिटल Z। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें थी जो हम लोगों को पढ़नी थी। आगे जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग किसी भी एलिमेंट, जैसे हम लोग जब एलिमेंट की बात करते हैं बच्चों, जैसे हमने एलिमेंट की बात करी तो आप जानते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम एटसेट्रा। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एटम से बने होते हैं, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी एलिमेंट की आप बात करें वो एटम से बना होता है। तो इन एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हम किसी भी एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करने की बात करते हैं, तो वहां पर तीन प्रमुख चीजें होती हैं। पहला होता है सिंबल। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट है, उसका सिंबल एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमने एक्स से इसको सिंबल, ये इसके सिंबल को डिनोट करता है, ये हो गया उस एलिमेंट का सिंबल। जैसे कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, हाइड्रोजन का H एंड सो ऑन। इसके बाद एटॉमिक नंबर हम लोग नीचे सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं, और जो उसका मास नंबर है उसको ऊपर हम लोग सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसके उदाहरण ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अगर हमने लिखा 7N14, तो यहां पर सिंबल बता रहा है कि हम नाइट्रोजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ये नीचे 7 जो संख्या है ये बता रहा है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है। एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिर 7 होंगे। और ये जो ऊपर सुपर स्क्रिप्ट है ये आपको बताती है इसका मास नंबर, यानी इसमें कितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। तो यहां आप देख सकते हैं अगर 7 प्रोटॉन हो गए तो 14 में से 7 जब आप घटा देंगे तो न्यूट्रॉन भी यहां 7 हो गए। तो इस प्रकार से आप किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम आइसोटोप्स पर भी इंपॉर्टेंटली आएंगे, तब वहां पर हम चीजों को और इलॉबरेट करेंगे, कैसे एक ही एलिमेंट के आप डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं आइसोटोप्स के टर्म्स में। तो वो क्या चीज हम आगे आएंगे, ये हमने आपको बेसिक फंडामेंटल चीज बताई। तो यहां पर मान लीजिए हमने ऐसे फास्फोरस को रिप्रेजेंट किया। फास्फोरस को हमने लिखा 15P31। तो यहां पर आप सिंपल देख सकते हैं P स्टैंड्स फॉर फास्फोरस एलिमेंट, और ये जिस हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जिस टाइप ऑफ एलिमेंट, जिस टाइप ऑफ फास्फोरस की बात कर रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर है 15, यानी 15 प्रोटॉन से 15 इलेक्ट्रॉन से, और उसका जो मास नंबर है वो 31 है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 31 है। तो अगर प्रोटॉन की संख्या 15 हो गई तो आप 31 में से सब्सट्रैक्ट कर दें तो 16 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये आप सारी चीजों को निकाल सकते हैं, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, ये एक बेसिक फंडामेंटल चीज होती है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज हम आपको यहां पे डील करेंगे वो ये है कि बच्चों जब हम लोग मासेस की बात करते हैं तो अब अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं कि जब मासेस की हम लोग तुलना करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक निकल के आती है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हमारे पास ये हैं कि मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ अ प्रोटॉन। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस में हम लोग इन दोनों को बराबर मानते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ न्यूट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन, 1836 टाइम्स कम होती है। तो आपने देखा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग सेम मास के होते हैं, जिनको प्रैक्टिकली हम सेम मानते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सामने बहुत कम होता है।
तो प्रैक्टिकल पर्पसेस में अब यहां से देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से बच्चों धीरे धीरे हम लोग एटॉमिक मास पर अब पहुंचने जा रहे हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए एक एलिमेंट है कार्बन, एक एलिमेंट है कार्बन। तो अब आप बात समझें कि जो कार्बन है, इस कार्बन में हमने लिया है एक एटम जो है 6C12। इस कार्बन एलिमेंट का हमने एक एटम लिया है 6C12 एटम, जहां पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 होंगे क्योंकि 12 इसका मास नंबर है। तो 6 अगर सब्सट्रैक्ट कर दे तो न्यूट्रॉन्स भी 6 आ जाएगा। तो अगर हम मास ऑफ कार्बन एटम की बात करते हैं, अगर हम मास ऑफ 6C12 एटम की बात करते हैं, तो बच्चों जब भी आप इस एटम के मास की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन आएगा? स्वाभाविक सी बात है, इसमें आप सम करेंगे मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स प्लस सम ऑफ मास ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि यहां पर 3 कंपोनेंट हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो 3 चीज से बना है, तो सभी के मास को हम प्रैक्टिकली जोड़ दें। अब यहां पर आप समझें कि जब प्रोटॉन के मास की बात होती है तो उनकी संख्या Z है, और एक प्रोटॉन का मास हम mp मान लेते हैं। तो देखिए Z इंटू mp हो गए सारे प्रोटॉन के मास। न्यूट्रॉन की टोटल संख्या होती है मास नंबर A माइनस एटॉमिक नंबर Z, ये टोटल संख्या हो गई। और एक न्यूट्रॉन का मास Mn होता है, तो हमने Mn से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल संख्या होती है वो Z होती है क्योंकि वो एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होती है, और इसमें हमने एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हमने Me माना हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं, दिस बिकम्स द टेक्निकल सम ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एटम, और यही एटॉमिक मास हो गया इस पार्टिकुलर एटम का। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। अब आप बात समझे, देखिए बच्चों प्रोटॉन, अब इसको थोड़ा सा हम इलॉबरेट करेंगे। इसको जब हम लोग इलॉबरेट करने का प्रयास करते हैं तो देखिए क्या होता है। इसको बच्चों जब आप इलॉबरेट करेंगे, इस चीज को, पार्टिकुलर चीज को जब आप इलॉबरेट करेंगे, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, आप थोड़ा सा इसको एक्सपांड करो, Z इंटू mp प्लस ब्रैकेट को ओपन करो A इंटू mn प्लस Z इंटू me, लास्ट वाला हम ले रहे हैं, माइनस Z इंटू mn। अब देखो ये पूरा आपने इसको इलॉबरेट करके लिखा। बच्चों यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आप जानते हो, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये जो 2 टर्म हैं, ये 2 टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यूज लगभग सेम है। तो यहां पर बचता क्या है? बचता है A इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखो बच्चों, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत कम होता है न्यूट्रॉन के सामने। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है किसके सामने? इस छोटी चीज के सामने। ये जो चीज है Z इंटू me, ये बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट टर्म। ये जो पहला टर्म है इसके सामने दूसरा टर्म बहुत छोटा है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है। Z भी A से कम होता है, Me तो Mn से बहुत कम होता है। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली बच्चों क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कैपिटल A इंटू Mn, और इसको आप ये भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली कैपिटल A इंटू MP। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि Mn बराबर MP होता है। तो यहां से आपने देखा कि एक एटम का जब मास की बात करते हैं, तो यहां से एक एटम के जब आपने मास की बात की तो यह निकल के आ जाता है मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, या मास नंबर इनटू मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द एटॉमिक मास प्रैक्टिकली, दिस इज द वे।
तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और अगर आपको कहीं क्वेश्चन में इस प्रकार का ऑप्शन आता है तो आप इस ऑप्शन को बिल्कुल टिक कर सकते हैं कि मास इज डिटरमाइंड बाय। अब देखिए यहां से आपने एक चीज सीखी, यहां से आपने जब देखा कि जब आप किसी एटम के मास की बात करते हो बच्चों, तो जब आप किसी एटम के मास की बात करते हो तो आप लिखते हो उसका मास नंबर इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन या A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, यही लिखते हो। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो द मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल A, दैट इज द मास नंबर। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। तो यहां पर आपको एक डायरेक्ट रेलेवेंस मिल रहा है कि आखिर ये जो कैपिटल A है इसको हम लोग मास नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मास बताने वाली संख्या है। अभी हम लोग पूरा इसका टेक्निकल डिटेल और देखेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी भी एटम के मास को बताने के लिए जो जिम्मेदार वैल्यू होती है वो होती है उसका मास नंबर कैपिटल A, एंड हेंस द नेम गिवन मास नंबर। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई अब जब मास की बात उठती है तो बच्चों आप सभी जानते हो कि हम लोग मास नापने की कई यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मास नापने के लिए आपके पास बहुत सी यूनिट्स होती है। आप मार्केट में जाओ तो आप अगर बड़ा सामान लोगे तो आपको किलोग्राम में मिलेगा, अगर आप कोई छोटा सामान लेना चाह रहे हो तो ग्राम में भी ले सकते हो, कम क्वांटिटी में आप लोग इसको माइक्रोग्राम में ले सकते हो, मिलीग्राम में ले सकते हो। तो कहने का मतलब कई यूनिट्स हमारे पास उपलब्ध होती हैं। अब देखिए ये सारी जो किलोग्राम, ग्राम, माइक्रोग्राम, ये सारी जो यूनिट्स होती है बच्चों, ये हमारी जो दुनिया है, जो मैक्रोस्कोपिक दुनिया है, उसमें जो हम लोग सामान लेते हैं या जो वेइंग करते हैं उसमें ये सब इस्तेमाल होती है, क्योंकि सब्सटैंशियल यूनिट होती है। लेकिन जब हम लोग माइक्रो वर्ल्ड में जाते हैं जहां पर चीजें बहुत छोटी होती है और उनका मास बहुत छोटा होता है, तो अगर हम इनके टर्म्स में देंगे तो वैल्यूज को बहुत डेसिमल में हमको लिखना पड़ेगा। इनके टर्म्स में वैल्यूज को बहुत डेसिमल्स में लिखना होगा, 10 टू पावर माइनस समथिंग बहुत करना होगा। तो इन सब से हम लोग पीछा छुड़ाने के लिए जब हम लोग अपने सब एटॉमिक वर्ल्ड की बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करते हैं, सब एटॉमिक वर्ल्ड की बात करते हैं, तो सब एटॉमिक वर्ल्ड में खास यूनिट हम लोग डिजाइन करते हैं। और एज पर एनसीईआरटी जो आजकल ट्रेंडिंग यूनिट है, जो आजकल हम लोग आईयूपीएसी के अगर कल्चर को माने, तो ये जो यूनिट है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस यूनिट का नाम है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों ये जो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है जिसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं स्मॉल यू से, तो इसका सिंबल आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं या किसी अच्छे टेक्स्ट में देख सकते हैं, वहां पे स्मॉल यू से इस यूनिट को डेजिग्नेट किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो आखिर इस यूनिट का इन किलोग्राम, ग्राम से क्या कोई रिलेशन है, यह भी देखने का विषय है। आखिर इसको कैसे डिफाइन किया गया है, यह भी एक देखने का विषय है। तो हम लोग जैसे आपको बता दें बच्चों, यहां पर एक बहुत ही हिस्टोरिकल रेफरेंस हम देना चाहेंगे। जैसे हम लोग किलोग्राम जो सबसे ज्यादा यूज करने वाली यूनिट है हमारे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, इसको डिफाइन करने का एक तरीका है, हम लोग ने एक सैंपल है जो एक लेबोरेटरी में रखा है बहुत ही फेमस, जहां पर इरिडियम प्लैटिनम का एक एलॉय है, इरिडियम प्लैटिनम का, और उसका एक स्पेसिमेन सबकी सहमति से लिया गया और उसका जो भी वजन था उसको 1 kg के बराबर माना गया। तो वो जो आपने इरिडियम प्लैटिनम का जो एलॉय एज अ स्पेसिमेन लिया, जो सर्वसहमति से जो उस स्पेसिमेन का जो मास है वो मान लिया गया 1 kg, तो वही 1 kg अब उसके रेफरेंस में कोई दुगने मास का होगा तो 2 kg, 2.5 गुने मास का होगा तो 2.5 kg, वो एक रेफरेंस बन गया। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या यू का भी कोई रेफरेंस लिया गया, यू को नापने का कोई एक बेंचमार्क लिया गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और बिल्कुल लिया गया है। अब तो उस पर आते हैं। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। देखते हैं ये यू क्या है बच्चों, इसको कैसे डिफाइन किया गया है। इसको डिफाइन किया गया है कि आप कार्बन का 6C12 वाला एटम ले लो,
ठीक है, आपने ले लिया, कितना एटम ले लो आप, इसका एक एटम ले लो। इस एक एटम का जो भी मास होगा, इस एटम का जो भी मास होगा, वो मान लीजिए m है, मास उसको हम m मान ले रहे हैं। इस m का आप 1/12 कर दो, इस m का आप 1/12 कर दो, तो ये m किसका है, ये एटम का मास है। कौन से एटम का, 6c12 का मास है। इसका 1/12 जो होगा वो एग्जैक्टली 1U के बराबर रखा गया। एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन द यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कि आपने किलोग्राम को नापने के लिए एक प्लैटिनम इरिडियम का जो सैंपल लिया था, उस स्पेसिमेन को आपने 1 kg डिक्लेयर किया, यहां पर आपने कार्बन के 6c12 के एक एटम को लिया, उसका जो भी मास होगा, अच्छा उसका क्या मास होगा यह भी हम आपको बताएंगे, वो भी कैलकुलेट करने का तरीका है। उसका जो भी मास होगा, उसका जब आप 1/12 कर देंगे तो उसी को बोलेंगे 1U। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा किस प्रकार से ये 1U को डिफाइन किया गया। अब हम आपको बताने जा रहे थे कि भाई आपने 1U को तो डिसाइड कर लिया, ये 1/12 ऑफ मास ऑफ 6c12 एटम है, आखिर ये कैसे आप निकालेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब ये कैसे निकालेंगे। देखिए इसकी कहानी क्या है। हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो देखिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, इस टेक्निक के माध्यम से हम लोग मास ऑफ 6c12 एटम को निकाल सकते हैं। किसमें, हमारी नोन यूनिट्स में, केजी या ग्राम। तो जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मास को निकाला गया, जहां पर हम दूसरे किसी स्पेसिमेन से, रेफरेंस से कंपेयर करा के कार्बन एटम का मास निकालते हैं, तो ये निकल के आता है लगभग 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो देखिए अगर ग्राम में बात करें तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के टेक्निक से हम लोगों ने कार्बन के एक एटम का मास निकाल लिया। अब देखिए बहुत ही सरलता से आप जानते हैं कि 1U को आपने कैसे डिफाइन किया हुआ है। आपने इसको डिफाइन किया है 1/12 ऑफ मास ऑफ 6c12 एटम, जो कि आपने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से निकाला है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये आप बहुत सरलता से निकाल सकते हैं और ये लगभग आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये देखिए, तो आपने किसी एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन से ये निकालने में अब आप कामयाब हो चुके हैं कि 1U को कैसे ग्राम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ चुकी है। तो बच्चों यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो हम आपको बताना चाह रहे थे, किस प्रकार से यूनिफाइड। तो इसको एक बार हम लोग इसको समराइज कर लें। तो हम लोगों ने देखा 1U, ये क्या था, ये था 1/12 ऑफ मास ऑफ अ सिंगल कार्बन एटम, और कौन सा, 6c12 का एटम, ये सिंगल एटम। और यहां पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपने इसको निकाला 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, और इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, जिसको आप ये भी किलोग्राम्स में अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो आप देख सकते हैं कैसे आपने 1U को इन द टर्म्स ऑफ ग्राम या केजी में बता लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आपको बताएं, एक अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने चाह रहे हैं। आपको ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि जब हम लोग
मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप जानते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है, वो भी जो यू के टर्म ग्राम्स के टर्म्स में आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। और आपको बता दें जब इसकी वैल्यू निकाली गई मेजर करके तो ये लगभग 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg आता है। यानी ये अगर आप इंपॉर्टेंटली देखें तो ये किसके बराबर आता है, ये आता है 1 U के बराबर। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए ये चीज एक तो हमने आपको बता दी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को भी आप इस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं एक रेफरेंस किलोग्राम से, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू आती 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि 1 U के बराबर। एक तो ये चीज है। अगला एक इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको एक ऑल्टरनेटिव तरीके से पहुंच सकते हैं। जब हमने आपको बताया था कि मास ऑफ एन आटम, हमने आपको बताया था मास ऑफ एन आटम is given by mass number times mass of proton या mass number into mass of neutron, ये हम आपको बता चुके। अब अगर यही सेम चीज हम 6C12 के आटम पर अप्लाई करें, हम यही सेम चीज 6C12 के आटम पर अप्लाई कर रहे हैं, और इस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आप समझिए इसके एक एटम का मास क्या होगा। इसके एक एटम का मास होगा बच्चों 12U। ये एक इंपॉर्टेंट बहुत ही सिंपल सी चीज है, क्योंकि 1U क्या होता है, अब इसको आप देख सकते हैं। आपने जो 1U बताया है, 1U क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन आटम। ये देखिए 1U इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन आटम। तो यहां से मास ऑफ कार्बन आटम आप क्या लिख सकते हैं, यहां से मास ऑफ कार्बन आटम आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप इसको 12U लिख सकते हैं। यही काम हमने किया है आगे वाली स्लाइड में। तो हमने कार्बन के आटम का मास 12U लिखा, और इसके टर्म्स में अब देखिए मास नंबर इसका कितना है, इसका मास नंबर 12 है, तो आप 12 लिख सकते हैं इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, या आप लिख सकते हैं 12 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से ऑल्टरनेटिवली भी आप बहुत सरलता से देखिए, ये 12 कैंसिल हो जाएगा। 12 अगर आप कैंसिल करें तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आता है, 1U इज इक्वल टू मास ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पर पहुंच चुके हैं कि जो U है 1U, इसकी वैल्यू मास ऑफ अ प्रोटॉन के बराबर होती है, मास ऑफ ए न्यूट्रॉन के बराबर होती है, और इन टर्म्स ऑफ आवर नोन यूनिट किलोग्राम इट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था ये। तो जब आप ये समझ चुके हैं तो अब आप देखिए एटॉमिक मास कैसे, जैसे मान लीजिए अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण करा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास वन एटम ऑफ 15p31 है। अब बात को समझें, और इस एक एटम का आपको मास बताना है, इसका आपको मास बताना है। तो आप जानते हैं किसी भी एक एटम का मास होता है A टाइम्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या A टाइम्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप इसको बता सकते हैं A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हो चाहे मास ऑफ न्यूट्रॉन हो, ये हम आपको बता चुके हैं। ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1U के बराबर। अभी हमने आपको प्रूफ किया। तो इसको आप लिख सकते हैं A टाइम्स यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां से आप देख सकते हैं किसी भी एक पार्टिकुलर एटम का जो मास होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में, वो उसके मास नंबर के बराबर होता है। इस रिलेशन से आप देख सकते हैं। तो यहां पर अगर आप मास नंबर देखें तो इसका मास नंबर की वैल्यू है 31। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप बच्चों इसको लिख सकते हैं 31U। इसीलिए हमने आपको पहले ही बताया था कि ये मास नंबर का नाम मास नंबर क्यों पड़ा, क्योंकि ये मास बताने वाली संख्या है। इन द टर्म्स ऑफ विच यूनिट, इन द टर्म्स ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एटम है इस प्रकार से, आपके पास एटम है इस प्रकार से, मान लीजिए 11Na23, हम सोडियम का एक एटम ले रहे हैं। अब देखिए इसका जब आप एक एटम लेंगे
तो इसके एक एटम का जो मास होगा वो होगा 8 टाइम्स यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, यानी मास नंबर। और आप देख सकते हैं इसका मास नंबर कितना है, इसका मास नंबर है 23। तो बच्चों इसके एक एटम का मास, इसके एक एटम का मास आपने निकाल लिया, वो है 23U। तो अब आइंदा आप ध्यान रखेंगे, अगर सल्फर का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फर का एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 16s32। तो इसका अगर आपको एटॉमिक मास चाहिए तो इसका जो आपको एटॉमिक मास मिलेगा वो मास नंबर टाइम्स इनटू यू, मास नंबर टाइम्स इनटू यू। और आप देख सकते हैं इसका मास नंबर कितना है 32, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया बच्चों 32U हो गया। तो देखिए यहां पर आपने इसका मास नंबर निकाल, तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी XYZ एटम दिया है उसका मास नंबर आपको देखना है, उतने ही टाइम्स U उसका एटॉमिक मास होगा इन द टर्म्स ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अब बच्चों एक और चीज, मान लीजिए आपको बोला गया, जैसे आपको बोला गया कि आपके पास एक एटम है, ठीक है, आपके पास आयरन है, आपके पास आयरन है 56, ठीक है, इसका मास नंबर है 56, ठीक है। तो आपको मान लीजिए पूछा गया है फाइंड मास ऑफ 2 iron atoms in U as well as ग्राम्स, ठीक है, मान लीजिए आपको यह पूछा गया। अब आप बात को समझिए, दो एटम्स का, आपको दो एटम्स का मास यू में बताना हो ग्राम। सबसे पहली चीज, इसका एक एटम जब आप लेंगे तो उसका मास कितना होगा, ये जो मास नंबर है उसका मास बताता है इन द टर्म्स ऑफ यू, ये हो गया 56U। तो जब आप दो एटम लेंगे तो यूनिटरी मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एटम का जब 56 है तो दो का कितना होगा 2 into 56, दैट इज 112 इन द टर्म्स ऑफ U। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, दो एटम का मास इतना है, और इसको आप ग्राम्स में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 112 into 1U, और 1U को आप ग्राम्स में जानते हैं, अभी अभी हमने आपको रिलेशनशिप बता के रखा है, ये ग्राम्स में होता है 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो देखिए आपने सेम वैल्यू को पहले आपने U में रिप्रेजेंट किया और U को आप ग्राम्स में रिलेशन जानते हैं, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज द बेसिक फंडामेंटल अबाउट इवोल्यूशन ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इट्स रिलेशन विद ग्राम, किलोग्राम, कैसे एटॉमिक मास बताते हैं, कैसे एटॉमिक मास मास नंबर से रिलेटेड होता है, ये सारी बातें आज हमने एग्जाम्पल और सारे फंडामेंटल कैलकुलेशन, उसका डेरिवेशन सब आपके सामने रखा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट जहां पर हम और आइसोटोप्स की बात करेंगे, आइसोटोपिक एबंडेंस की बात करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास की बात करेंगे, तो बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक अपना आप ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।